बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस प्रोसीजर के बारे में। प्रोपोर्शनैलिटी का हमें जिस तरह से पहले ही पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन के बारे में डिस्कस करने को कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर वो कम हो तो फिर इफ़ेक्ट क्या होगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी है। तो प्रोपोर्शनल एनालिसिस की एक फार्मर से डेफिनेशन इस तरह से है कि हम चूँकि रेजिस्टिव नेटवर्क्स को स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम व्हेन अ रेजिस्टिव नेटवर्क इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स, वो ये कह रहे हैं कि जब एक रेजिस्टिव नेटवर्क को आप किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टिव नेटवर्क मतलब जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंसेस ही लगी हों, उसको हमने एक सोर्स के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो इफ़ एज एन इफ़ेक्ट क्या होता है, ऑल इट्स ब्रांच वोल्टेजेस एंड करंट, जितने भी ब्रांच के वोल्टेजेस और करंट होते हैं आर प्रोपोर्शनल टू सोर्स, कि जो हमने जो भी रेजिस्टेंसेस लगाई होंगी उनके वोल्टेजेस उनके अक्रॉस और उनके थ्रू जो करंट गुजर रहा होता है वो सोर्स के साथ प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सोर्स के वोल्टेजेस हम बढ़ा देंगे तो जितने भी ब्रांच करंट हैं वो भी बढ़ जाएंगे, उनके जो वोल्टेजेस हैं ब्रांच वोल्टेजेस वो भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप सोर्स वोल्टेज कम कर देंगे तो आपके जो ब्रांच वोल्टेजेस हैं और ब्रांच करंट हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो जब अब भी हम जितने भी रेजिस्टिव नेटवर्क हैं वैसे आगे जितना भी हम एनालाइज करेंगे इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स को, तो जो बेसिक्स लॉ हैं जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जिस तरह से ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, और केवीएल लॉ है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट ड्रॉप्स इन अ लूप। इसी तरह से ये दोनों इक्वल होंगे, जितना भी वोल्टेज राइज करेगा एक लूप में और फॉल इनका सम, और जितना भी फॉल करेगा उनका सम, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तीसरा हमने पढ़ा था केसीएल का कि एक नोड के अंदर जितना भी एंटिंग करंट है वो उनका सम, और उस नोड से जितने करंट लीव कर रहे हैं उनका सम, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने केसीएल में पढ़ा था। तो ये जो तीन लॉज हैं ये हम आगे जितने भी डिस्कशंस होंगी उसको यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर भी हम इसी को यूज़ करेंगे। तो हम जिस तरह से जो लास्ट वीडियो उसमें देख चुके थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम उसी सर्किट को आगे लेके चलते हैं और उस पर हमको वोल्टेज सोर्स अप्लाई करके देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस तरह का एक रेजिस्टिव नेटवर्क था जिसके अंदर से सीरीज़ और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगी हुई थी। तो हमने कैलकुलेट की थी आर इक्विवेलेंट हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट की थी कि यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमने क्या किया था कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि आपके पास ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, आप इस नेटवर्क को एक रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप फिर इस पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने क्या किया था कि जिन पॉइंट्स के ऊपर अभी हमें इन दो पॉइंट्स के ऊपर हम मल्टीमीटर रखें तो क्या रेजिस्टेंस आएगी, हमारे पॉइंट्स इस तरफ हैं तो हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे फारदेस्ट एंड से, और फारदेस्ट एंड हमारा ये वाला बनता है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हमने क्या किया था कि पहले इन दो कम्बिनेशन जो पैरेलल में 10 ओम और 30 ओम का रजिस्टर लगा है इसको पैरेलल कम्बिनेशन से कैलकुलेट किया, फिर उसको हमने 2 ओम 0.45 ओम में ऐड किया क्योंकि ये सारे सीरीज़ में बन गए थे। फिर बाकी ये जो तीन हैं ये पैरेलल में आ गए थे, जो ये वाला कम्बिनेशन सारा बना था वो, और 15 ओम और 12 ओम पैरेलल में आ गए थे। इनका पैरेलल कम्बिनेशन निकाला और फिर 1 ओम में ऐड कर दिया तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई थी। तो उस वीडियो में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई थी वो मेरा ख्याल है 5 ओम हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिली थी इस पूरे रेजिस्टिव नेटवर्क की। लेकिन अभी हम ये करने वाले हैं कि इसी रेजिस्टिव नेटवर्क को हम कोई बजाय इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देखेंगे ही एंड पे, लेकिन इसको हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं इसके साथ, और ये वोल्टेज सोर्स जो है इसे मैं कहता हूँ ये प्लस 15 वोल्ट की मैंने एक वोल्टेज सोर्स इसके साथ लगा दी इस रेजिस्टिव नेटवर्क के साथ। तो जब मैंने इस रेजिस्टिव नेटवर्क के साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा दी तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर से रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज डेवलप होंगे, करंट भी गुजरेगा। तो उस चीज़ वो इस तरह से होगा कि इसमें करंट एंटर होगा 1 ओम में, मैं इसको I1 कह देता हूँ। 12 ओम के अंदर से जो करंट गुजरेगा इसको I2 कह देता हूँ। इसके 15 ओम वाले को I3,
2 ओहम वाले को I4 लिख देता हूँ, 10 ओहम वाले को I5 और ये जो 13 ओहम है इसको I6 कह देता हूँ। और ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इस 0.5 ओम, इसके अंदर से गुजरने वाले करंट को I7 कह देता हूँ। किसी भी जो नोड है, हमने नोड्स के बारे में, नोड्स ये था कि जितने भी आप कोई भी एक ऐसी पॉइंट जिधर सारे कंपोनेंट इकट्ठे हो जा, उनका एक वायर्स इकट्ठी हों, मतलब रेजिस्टेंस की एक वायर पकड़ी, इसकी इसकी और इस तरह से 1 ओम वाले रेजिस्टेंस की, इन सबको मैं एक जिस जगह पे जोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने इनको यहाँ पे जोड़ दिया और इस नोड को मैं कह देता हूँ कि ये मेरी VA नोड है। इसी तरह से जो ये वाली नोड है जिधर ये 3 कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, 10 ओम, 30 ओम और 2 ओम, इसको कह देता हूँ कि ये मेरी VB नोड है। और ये जो नोड है जिधर ये 3 इस तरह जुड़े हैं, इसको कह देता हूँ ये VC नोड है। लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हमने एक बात कही थी कि जब भी आप किसी सर्किट को एनालाइज करते हैं तो आपको एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो सर्किट एनालिसिस में वो जो रेफरेंस है वो किसी नोड को लेंगे तो उसे हम डेटम नोड कहते हैं या ग्राउंड का नोड भी कहते हैं। तो नॉर्मली जो भी आपकी वोल्टेज सोर्स लगी होगी उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव का टर्मिनल है, ये नेगेटिव का, आप उस नेगेटिव टर्मिनल जिधर वो लगा होगा उसको आप कहें कि ये आपका रेफरेंस नोड है। अभी हम कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस। तो प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस में ये होगा कि हमने ये वोल्टेज सोर्स सप्लाई, इसके अंदर से कोई ना कोई हर करंट की कोई ना कोई वैल्यू गुजर रही होगी। करंट बढ़ा देते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ा देते हैं करंट बढ़ जाएगा। इसी तरह से हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ड्रॉप वो भी बढ़ जाएगा। सो अभी इसके अंदर हम ये करेंगे कि हमारे पास एक करंट है I6। हम I6 को कैलकुलेट करते करते बैक इस तरह से आएंगे कि I6 का रिलेशन हम फाइंड करेंगे 15 वोल्ट के साथ। और जब इस पॉइंट में हम पहुंचेंगे कि I6 का 15 वोल्ट के साथ रिलेशन निकाल लें तो हमारे पास I6 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम I6 को यूज़ करते हुए बाकी सारे करंट निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने इसी सर्किट को इस पेज पे बना लिया हुआ है। तो हम इसको अभी शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस फार्दर स्टेप से शुरू करेंगे, I6, फिर I5 कैलकुलेट करेंगे, फिर I4, इसी तरह हम बैक चलते जाएंगे 15 वोल्ट तक। सो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास ये एक नोड है VB और एक VC है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि V वोल्टेज एट नोड B, क्योंकि करंट इस तरफ से एंटर हो रहा है इनमें और एग्जिट कर रहा है VC की तरफ से, इसका मतलब ये एट हाई पोटेंशियल है। तो हमें पता है VB माइनस VC इज़ इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ 30 ओम का रेजिस्टेंस इनटू करंट I6। जो वोल्टेज होता है इसके अक्रॉस वो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस इनटू करंट, वो मैंने इस तरफ लिख दिया। और वो जो वोल्टेज है वो डिफरेंस होगा VB का माइनस VC का। ठीक है, तो इधर से मैं जो है मेरे पास इधर से मेरे पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई, VB माइनस V6। तो मैं इसको एक साइड पे लिख देता हूँ, VB माइनस VC इज़ इक्वल टू 30I6। हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक और इक्वेशन बनती है, वो ये VB माइनस VC इज इक्वल टू 10 ओम का रेजिस्टेंस इनटू I5। VB माइनस VC इज इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस इनटू I5। तो यहाँ से मैं I5 को अगर एवेल्यूएट करूँ तो ये बनेगा VB माइनस VC ओवर 10। और VB माइनस VC हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 30I6 डिवाइडेड बाई 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3I6। तो इधर से मैंने नोटेशन निकाला I5 इज इक्वल टू 3I6। I5 जो है वो 3 टाइम्स I6 है। ये मैंने रिलेशन निकाल लिया I5 का विद I6। तो मेरे पास एक और ये वाली इक्वेशन आ गई, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि I5 इज इक्वल टू 3I6। उसके बाद हमारे पास हम KCL लगाते हैं इस नोड के ऊपर, VB के ऊपर। इसके अंदर I4 एंटर हो रहा है इस नोड में
और एग्जिट I5 और I6 कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ I5 प्लस I6। अभी मुझे पता है I5 की वैल्यू क्या आई, 3I6 प्लस I6, तो ये आ जाएगा 4I6। I4 की जो वैल्यू है, I4 का रिलेशन विद I6 वो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। इसी तरह से हम फर्दर आगे मूव करेंगे। तो हम अभी KCL लगाते हैं इस नोड के ऊपर। तो इस नोड में एंटर I5 और I6 एंटर हो रहा है। एंटरिंग करंट I5 प्लस एंटरिंग करंट I6 इज इक्वल टू नोड से जो एग्जिट कर रहा है वो I7 है। तो इधर से I7 इज इक्वल टू I5 प्लस I6। I5 हमारे पास है 3I6 प्लस I6, तो ये आ जाएगा 4I6। I7 इज इक्वल टू 4I6। तो ये एक और रिलेशन आ गया हमारे पास, इसको मैं इधर लिख देता हूँ I7 इज इक्वल टू 4I6। अभी इसमें ये देखें कि जो आपके पास I4 है वो भी 4I6 है, जो I7 है वो भी 4I6 है। उसकी वजह ये है कि जब भी जो भी करंट I4 है वो एंटर होता है इस नोड में, दो करंट्स में स्प्लिट होता है, I5 में I6 में, और दोबारा ये इकट्ठा हो गया दोबारा I7 बन जाता है। तो ये जो करंट है वो I5 I6 बना, I5 I6 दोबारा इकट्ठा हो गया I7 बन गया। इस वजह से I4 और I7 एक ही करंट है। उसके बाद जी अभी हमने I4, I5, I6 और I7 ये निकाल लिए। अभी हम VA निकालने की कोशिश करते हैं। अभी VA इस तरह से है कि VA पे इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस प्लस इस रजिस्टर के क्रॉस प्लस इस रजिस्टर के क्रॉस, या इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है 2 ओम के, ये प्लस 30 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, और फिर 0.5 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इन तीनों को ऐड कर दें या इसको इसको इनके वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड कर दें तो वो इक्वल टू VA होंगे, या VA को 15I3 के साथ इक्वल कर दें तो भी वही आएंगे वोल्टेज ड्रॉप जो इस तरफ से हमें कैलकुलेट करने पे आएंगे, और वही हमें यहाँ पे मिलेंगे इसको 12 ओम को इंटू I2 करने पे। अभी चूंकि हमने I4, I5, I7 इन टर्म्स ऑफ I6 निकाल लिया हुआ है तो इसलिए हम जो है ना ये वाला पाथ यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि VA इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट 2 ओम इंटू I4, 10 ओम इंटू I5 प्लस 0.5 I7, ये इक्वल टू हमारे पास VA के हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम देखें I4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4I6, तो मैं 2 इंटू 4 8I6 हो गया। I5 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 3I6 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 30I6, और 0.5 इंटू I7 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो बन जाएगी, जब 0.5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2I7 बन जाएगा, और सॉरी 2I6, क्योंकि I7 की जगह 4I6 प्लेस कर दी है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40I6। VA इज इक्वल टू 40I6। तो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया जब वोल्टेज एट पॉइंट इस नोड के VA, तो वो आया हमारे पास 40I6। मैं इसको भी इस साइड पे लिख लेता हूँ, VA इज इक्वल टू 40I6। इसी तरह से आप अगर देखें तो ये जो VA है ये हमारे पास वही वोल्टेज है जो इस तरफ से हमें मिलेगा 15 इंटू I3 करने पे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी VA इज इक्वल टू 15 ओम इंटू I3, तो यहाँ से I3 इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय 15। तो VA हमने ये कैलकुलेट किया 40I6 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ से जब I3 हम कैलकुलेट करेंगे, इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3I6। I3 इन टर्म्स ऑफ I6 हमने इस तरह से निकाल लिया। तो मैं इस इक्वेशन को भी
इस साइड पे लिख देता हूँ कि I3 इज इक्वल टू 8/3 I6। तो I3 जो करंट है उसका भी हमने रिलेशन निकाल लिया I6 के साथ। जो मेन मकसद है वो I6 का 15 वोल्ट के साथ रिलेशन निकालना है, और जब वो निकल आएगा फिर हम बाकी के करंट्स भी निकाल सकेंगे और वोल्टेजेस भी निकाल सकेंगे। इसके बाद जो हम ये करते हैं, अब हमारे पास है I2 रह गया निकालने वाला, तो मैं इसका भी लिखता हूँ कि VA इज इक्वल टू 12I2। यहाँ से I2 इज इक्वल टू VA हमने निकाला था 40I6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास जो करंट पासिंग थ्रू 12 ओहम रजिस्टर I2 है वो इक्वल टू आ जाएगा 10/3 I6। I2 की वैल्यू आ गई 10/3 I6। तो मैं ये 7th इक्वेशन जो आई है I2 इज इक्वल टू 10/3 I6 में लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी हम निकालते हैं I2 निकल आया। अभी हमने I1 को कैलकुलेट करना है कि इसका क्या रिलेशन बनेगा I6 के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि KCL लगाते हैं नोड ए पे। तो KCL नोड ए पे लगा, I1 एंटरिंग करंट इज इक्वल टू I2 लीविंग करंट है, I3 लीविंग करंट है, I4 लीविंग करंट है। I2 I3 I4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। I2 हमारे पास है 10/3 I6, I3 हमारे पास है 8/3 I6, I4 हमारे पास है 4I6। ये हमने इस तरह इसको I1 इन टर्म्स ऑफ I6 की इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10I6, मतलब I1 करंट इज़ 10 टाइम्स I6। तो हमारे पास इस तरह से I1 की वैल्यू भी आ गई कि I1 जोन सा वो हमारे पास इक्वल है 10I6 के। तो मैं इस चीज़ को 8th इक्वेशन कह गए, इसको मैं लिख देता हूँ कि I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 10I6। अभी I1 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये 15 वोल्ट हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो इक्वल टू होंगे जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो मतलब इन शॉर्ट इस लूप के अंदर KVL हमने लगाया है। तो जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो 15 वोल्ट का हमारे पास राइज है और ड्रॉप है ये 1 ओहम का रजिस्टर, इसमें से I1 करंट गुजर रहे हैं 1 इंटू I1 प्लस ड्रॉप है 12 ओहम इंटू I2 का इंटू I2। I1 और I2 की हमने वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली थी। I1 है हमारे पास 10I6 और 12 इंटू I2 है 12 इंटू 10/3 इंटू I6। I2 की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, तो ये हो जाएगा 10I6 प्लस 40I6 15 ओहम। तो I6 इक्वल टू 15/50। तो इस तरह से जब हम I6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.3 एम्पेयर। तो इस तरह से हमने I6 को कैलकुलेट कर लिया प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस में। इसके अंदर हमें कोई करंट नहीं था दिया गया, किसी के वोल्टेजेस नहीं थे दिए गए, सिर्फ रेजिस्टेंसेस थी इस सर्किट में और हमें बस डायरेक्शन बता दी थी करंट की कौन कौन सी है। तो हमने क्या किया, I6 को I6 से I5, I5 से I4, I4 से I3, I7, I2, I1 कैलकुलेट करके एंड पे हमें 15 वोल्ट का रिलेशन I6 से मिल गया। तो इस तरह से हमने I6 का रिलेशन निकाल लिया विद 15 वोल्ट। तो हमने जब ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास I6 जो मैं इसको कहता हूँ ये 9th इक्वेशन, जो I6 हमारे पास आया वो इक्वल टू 0.3 एम्पेयर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, बाकी के वैल्यूज़ निकालने के लिए हम उसके अंदर I6 की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है VB माइनस VC इज इक्वल टू 30I6। तो मैं 30 इंटू 0.3 करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9
वोल्ट। सो वी बी माइनस वी सी जो हमारे पास है वो क्या हो गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 9 वोल्ट। वी बी माइनस वी सी 9 वोल्ट जो हमारे पास ये थे, इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद जो आई फाइव है, आई फाइव इज इक्वल टू 3i6। तो 3i6 की जगह 3 × 0.3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएंगे 0.9 एम्पेयर। सो इधर से हमने क्या निकाला कि i5 के अंदर से जो करंट गुजरता है वो गुजर रहा है इक्वल टू 0.9 एम्पेयर के। इसके बाद मैं फर्दर मूव करता हूँ तो जो मेरे पास ये है 4i6, 4 × 0.3 ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 एम्पेयर। 4i6 को जब मैंने 0.3 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 1.2 एम्पेयर आ गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि i4 जो है 1.2 एम्पेयर है। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं i7 को। i7 जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें है 4 × 0.3 तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 एम्पेयर। सो i7 की जो वैल्यू है वो आ गई 1.2 एम्पेयर की। अभी i6 हम प्लेस करेंगे, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये VA वोल्टेज एट नोड ए क्या था 40i6, तो 40 × 0.3 एम्पेयर हम इससे करेंगे तो ये हमारे पास जो VA की वैल्यू आएगी वो 12 वोल्ट्स आ जाएंगे। सो VA को भी हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद हमारी बारी आ गई जी i3 की। तो हमने i3 लिखा है कि 8/3 × i6 के इक्वल है, तो 8/3 × 0.3 एम्पेयर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएंगे 0.8 एम्पेयर के इक्वल। तो मैं इसको भी सो हमने इस तरह से i3 की वैल्यू निकाल ली जो हो गई थी 0.8 एम्पेयर। अभी हम निकाल लेते हैं i2 की वैल्यू। i2 था 10/3 i6, तो 10/3 × 0.3 ये आ जाएगा हमारे पास i2 1 एम्पेयर। 0.3 इज 3/10, तो i2 की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 एम्पेयर की आ जाएगी। तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ, ये मेरे पास है 1 एम्पेयर। अभी रह गया जी i1। तो i1 था 10 × i6, तो 10 × 0.3 हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पेयर। तो i1 की मैंने वैल्यू निकाल ली 3 एम्पेयर। इस तरह से हम पूरे के पूरे सर्किट को सॉल्व आउट कर लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस से। हमने सारे करंट निकाल लिए, वोल्टेजेस निकाल लिए। अभी इसमें देखें जो VB माइनस वी था, VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 वोल्ट आएंगे। और जो i5 में से करंट गुजर 10 में से 10 ओम में करंट गुजर है 0.9 है। जो i6 में से गुजर रहा है वो हमारे पास 0.3 एम्पेयर है। दोनों एडअप हो के i7 बन जाते हैं। इसमें देखें जब i4 और i7 का करंट सेम है, क्यों? क्योंकि वो इधर एंटर होता है, स्प्लिट होता है, दोबारा इकट्ठा हो गया आ जाता है, तो दोनों इक्वल हैं। वोल्टेज एट दिस पॉइंट VA वो हमारे पास 12 वोल्ट आए थे। आप कोई से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज i2 × 12 करेंगे तो भी VA आना चाहिए। तो 12 ओहम × i2 का करंट 1 एम्पेयर है तो 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह 15 × i3 करें तो भी 12 आना चाहिए, तो ये हम 15 × 0.8 करेंगे तो भी 12 आएगा, या इस तरह से हम कैलकुलेट करें तो भी 12 आएगा। फर्दर बैक मूव किया तो हमने i1 निकाला जो कि 3 एम्पेयर का निकला है। अच्छा, इसमें अभी देखें कि हमने एक लास्ट जो रेजिस्टेंस निकाली थी आर इक्विवेलेंट, जो हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के की थी, वो थी 5 ओहम। तो अभी हमने वोल्टेजेस इतने अप्लाई किए हैं और i1 करंट इतना गुजर रहा है। यही i1 करंट सारा सर्किट से हो के दोबारा वापस इस तरफ आ रहा है। तो अगर मैं 15 वोल्ट और 3 एम्पेयर को यूज़ करके रेजिस्टेंस निकालूँ तो वो एक्चुअल में पूरी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि
V इज इक्वल टू आई आर। तो अभी हमने निकालना है आई इक्वलेंट, तो इसका मतलब है जो करंट है वो I1 होगा जो टोटल करंट जा रहा है, और ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज होंगे। सोर्स वोल्टेज हमारे पास 15 है और I1 हमारे पास आया है 3 एम्पेयर, और आर इक्वलेंट निकालना है। तो इधर से जब आर इक्वलेंट निकालेंगे 15/3, तो ये इक्वल टू 5 ओहम्स ही आएगा। सो दो तरीके हो गए आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक तो आपने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि आपने जो आज हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस से, उससे भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी आपके पास हर किसी की ब्रांच करंट आ गए हैं, किसी के भी वोल्टेजेस इसके अक्रॉस निकालने हैं तो I4/2 करें, जो भी I4 की वैल्यू आई हुई है हमारे पास 1.2 एम्पेयर इंटू 2 करें तो हमारे पास 2.4 वोल्ट इसके अक्रॉस आएंगे। इसी तरह से आप अगर इसके अक्रॉस निकालना चाहते हैं तो I7 जो हमारे पास है 1.2 एम्पेयर इंटू 0.5 करें तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस हमने कब यूज़ करना है, जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस सिर्फ गिवन हो लेकिन और वोल्टेज सोर्स उस पर अप्लाई की हो, लेकिन उसके अलावा हमें उसका कुछ पता ना हो। फिर जो फार्दर स्टैंड पे जो भी कंपोनेंट होगा हम उससे स्टार्ट करते करते बैक हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं सोर्स के साथ उसका, फिर उसकी वैल्यू निकाल के हम बाकियों में पुट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस प्रोसीजर है रेजिस्टिव नेटवर्क के ऊपर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।